हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही। फ्रेंड्स, आज देखेंगे कंप्यूटर से और इसमें भी आपको 128 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये फ्रेंड्स कंप्यूटर में नया सिलेबस है। इससे आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, वो भी डिटेल के साथ प्रैक्टिस करिएगा। आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, बताइए पहला क्वेश्चन बहुत सरल है। एआई का पूर्ण रूप क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए एआई का पूर्ण रूप क्या है। आपको मालूम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें देखिए एआई को संक्षेप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसका उपयोग इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए, सिस्टम बनाने या मशीनें बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए, सिस्टम बनाने या मशीनें बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देखिए मैंने बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। देखिए इसमें अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका उपयोग सही से देखा है, तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन सरल है। देखिए मैंने बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना। क्या करना? बुद्धिमान मशीनें विकसित करना। अभी आपने देखा था इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए, यानी कि बुद्धिमान मशीनें विकसित करना। इसका आंसर सी सही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना। जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। इसकी डिटेल में देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान प्राणियों एवं मशीनों का विकास है जो मनुष्य की तरह ही काम करते हैं, जो मनुष्य की तरह ही काम करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्धिमत्ता दुनिया में लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता की एक प्रक्रिया या घटक है। लोगों और जानवरों और कुछ मशीनों में बुद्धि के विभिन्न प्रकार और स्तर होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धि के विभिन्न प्रकार और स्तर होते हैं। आगे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है। एआई के आविष्कारक कौन है? देखिए तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा जॉन मैकार्थी है। कौन है? जॉन मैकार्थी है। इसका आंसर सी सही है। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान में अग्रणी थे। उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रखने में मदद की और दशकों तक कंप्यूटरों को उन अवधारणाओं को सीखने में बिताया जो मनुष्यों के लिए सहज है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्यों के लिए सहज है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। जैसे जैसे दोस्तों आप आगे जाएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। देखिए इसमें बताइए, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। देखिए इसमें मशीन लर्निंग बिल्कुल सही है। क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्वपूर्ण उप क्षेत्रों में से एक है। उप क्षेत्रों में से एक है। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और एनएलपी भी क्षेत्र हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और एनएलपी किसके क्षेत्र हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। मशीन लर्निंग में हम कुछ कार्यों को करने के लिए एमएल मॉडल बनाते हैं। एमएल मॉडल बनाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है। अब बताइए फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है। देखिए इसमें तो विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए, यानी कि इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने या व्याख्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है। देखिए मैंने बताइए, अब आपको बताना अनुप्रयोग है। इसमें फ्रेंड्स आपको ना सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाए गए हैं, यानी कि आपने पहले देखा लक्ष्य क्या है, अब बताइए अनुप्रयोग क्या है। भाषा समझ और समस्या समाधान, टेस्ट एनालिटिक्स और एनएलपी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर सी सही है। भाषा समझ और समस्या समाधान, टेस्ट एनालिटिक्स और एनएलपी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर बी सही है। भाषा समझ और समस्या समाधान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग क्या है? भाषा समझ और समस्या समाधान। इसमें देखिए भाषा की समझ और समस्या समाधान एनएलपी और पाठ विश्लेषण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें पाठ की पहचान और पाठ की भावना का विश्लेषण शामिल है। एनएलपी एमएल मॉडल को मुख्य रूप से वह कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो मानव भाषा के भाषण या पाठ को संसाधित करता है। उदाहरण के लिए वॉइस असिस्टेंट आपने प्रयोग किया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग क्या है? भाषा समझ और समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। देखिए फ्रेंड्स बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स बताइए कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए 3 श्रेणियों में। किसमें? 3 श्रेणियों में। इन 3 श्रेणियों को याद रखिएगा। सेंसर रीजनिंग क्रिया, किस किस में? सेंसर रीजनिंग क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए सेंसर रीजनिंग क्रिया। इसमें देखिए
सेंसर के माध्यम से दुनिया के बारे में डेटा लाना, सेंसर के माध्यम से दुनिया के बारे में डेटा लाना। रीजनिंग, इसमें क्या है, रीजनिंग सेंसर द्वारा महसूस किए गए डेटा को सोचना और संसाधित करना। रीजनिंग सेंसर द्वारा महसूस किए गए डेटा को सोचना और संसाधित करना। क्रिया क्या है, क्रिया में देखिए इनपुट और तर्क के आधार पर, किसके आधार पर, इनपुट और तर्क के आधार पर अभिनव वातावरण में क्रियाओं को उत्पन्न और नियंत्रित कर रहा है। इनपुट और तर्क के आधार पर अभिनव वातावरण में क्रियाओं को उत्पन्न और नियंत्रित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें सेंसर, रीजनिंग और क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया। अब आपको बताना पैरामीटर के आधार पर, किस पैरामीटर के आधार पर, देखिए फ्रेंड्स बताइए किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया। देखिए इसमें केवल कार्यात्मकता पर आधारित, केवल क्षमताओं पर आधारित, क्षमताओं और कार्यात्मकता के आधार पर। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है, क्षमताओं और कार्यात्मकता पर आधारित। किस पर आधारित, क्षमताओं और कार्यात्मकता पर आधारित। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा एआई के 2 मुख्य वर्गीकरण, एआई के 2 मुख्य वर्गीकरण, जिसमें क्षमता और कार्य क्षमता। क्षमता के आधार पर इसे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, क्षमता के आधार पर देखिए इसमें आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में बांटा गया। क्षमता के आधार पर एआई को कितने भागों में बांटा गया, नैरो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस। अब देखिए फ्रेंड्स कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर इसे प्रतिक्रियाशील मशीनों, सीमित स्मृति, मन सिद्धांत और आत्म जागरूकता में विभाजित किया गया। कार्य क्षमता के आधार पर किस किस में विभाजित किया गया, प्रतिक्रियाशील मशीनें, कैसी मशीनें जो प्रतिक्रिया करती हैं, सीमित स्मृति, मन सिद्धांत और आत्म जागरूकता में विभाजित किया कार्य क्षमता के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए एआई के 2 मुख्य वर्गीकरण हैं, क्षमता और कार्य क्षमता। क्षमता में याद रखिए अलग से और कार्य क्षमता में याद रखिए अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है। देखिए फ्रेंड्स बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है सीखना। बिल्कुल सही है, सीखना। क्या है, सीखना। इसका आंसर ए सही है, सीखना। सीखना एआई का प्रमुख घटक है, सीखना जो है वो एआई का प्रमुख घटक है। बुद्धिमत्ता अमूर्त है और मुख्य रूप से 5 तकनीकों से बनी है। कितनी तकनीकों से, 5 तकनीकों से बनी है, जिसमें सीखना किसी चीज़ को समझने, अभ्यास करने, सिखाए जाने या अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखना किसी भी विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, जागरूकता बढ़ाता है, इसलिए सीखना महत्वपूर्ण घटक में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य घटक में क्या है, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य है। देखिए मैंने बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है। देखिए इसमें किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग, किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य है। इसमें देखिए किसी कार्य के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग एआई एजेंट का एक प्रमुख कार्य है। एआई एजेंट का एक प्रमुख कार्य है, एक गणित फंक्शन जो धारणाओं के संग्रह को कार्य में परिवर्तित करता है। एजेंट फंक्शन के रूप में जाना जाता है। फंक्शन को एजेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है। एक बार जब मशीन क्रियाविधि को समझ लेती है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए एक एजेंट जिम्मेदार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए एक एजेंट जिम्मेदार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है, किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एक प्रकार नहीं है। देखिए फ्रेंड बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एक प्रकार नहीं है। आपको फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 प्रकार होते हैं। कितने, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। आपको बताना इसमें से देखिए कौन सा एक प्रकार नहीं है। एआई एजेंट सीखना, लक्ष्य आधारित एआई एजेंट, सरल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, एकता आधारित एआई एजेंट। फ्रेंड्स एकता आधारित नहीं होता है, ठीक है, आपको याद रखना है एकता आधारित एआई एजेंट नहीं होता है। इसका आंसर डी सही है, एकता आधारित एआई एजेंट नहीं होता है। आपको याद रखना है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, यानी कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट याद रखना है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ग्लोबल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट याद रखना है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट यानी कि सीखना, ठीक है, लर्निंग एजेंट। आपको ये 5 प्रकार के एआई एजेंट याद रखने हैं, अच्छे से याद रखिएगा। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ग्लोबल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है लर्निंग एजेंट। एकता आधारित कोई एजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? देखिए इसमें बताइए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए? पर्ल, जावा, प्रोलोग, LISP, लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली AI प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए पर्ल नहीं है। क्या नहीं है? पर्ल। इसका आंसर ए सही है, पर्ल नहीं है। पर्ल क्या है? पर्ल एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। कैसी भाषा है? पर्ल एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। इसमें देखिए पर्ल एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, AI के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा नहीं है। कौन सी? पर्ल। जबकि AI मशीनों को प्रोग्राम करने के लिए अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे जावा, प्रोलोग और लिस्प। जावा, प्रोलोग, लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? देखिए इसमें देखिए फ्रेंड्स बताइए क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आपको ना स्टूडेंट्स से नाम से याद रखना है। सिस्टम को स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। सिस्टम को स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट 1964 में, कब? स्टूडेंट 1964 में डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम स्टूडेंट है। स्टूडेंट नाम किसने दिया? डेनियल ब्रोबो द्वारा। डेनियल ब्रोबो ने अपने PhD थीसिस के लिए इस AI प्रोग्राम को लिखने के लिए लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया था। लिस्प की फुल फॉर्म याद रखिए, लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी प्रणाली का क्या कार्य है? देखिए फ्रेंड्स बताइए विद्यार्थी प्रणाली का क्या कार्य है? प्रणाली जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ और हल कर सकती है। प्रणाली जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ और हल कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर सी सही है। आपको याद रखना है प्रणाली जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ और हल कर सकती है। अभी आपने देखा था डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित किया गया था। इसमें देखिए एक बार फिर, विद्यार्थी प्रणाली वह प्रणाली है जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ और हल कर सकती है। डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित सिस्टम स्टूडेंट को हाई स्कूल की किताबों की बीजगणित शब्द समस्याओं को पढ़ने और हल करने के लिए LISP में यानी कि लिस्प में, लिस्ट प्रोसेसिंग में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? लिस्ट प्रोसेसिंग में लिखा गया था। इसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण क्षेत्र में उपलब्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकती है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए AI सिस्टम क्या होता है? AI सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें देखिए भौतिक कार्य करने के लिए ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए मशीनों में एग्जीक्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसका? मशीनों में एग्जीक्यूटर का उपयोग किया जाता है। सेंसर एक उपकरण है जो परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भौतिक वातावरण से संकेत प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? भौतिक वातावरण से संकेत प्राप्त करता है। कौन करता है? सेंसर करता है। AI सिस्टम मनुष्यों से इनपुट प्राप्त करते हैं और स्वयं आउटपुट की व्याख्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा AI सिस्टम क्या करते हैं? मनुष्यों से इनपुट प्राप्त करते हैं और स्वयं आउटपुट की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डे सूचित खोज विधियाँ हैं। कितनी खोज विधियाँ हैं? देखिए इसमें सूचित खोज विधियाँ कितनी फ्रेंड्स? 4 हैं। कितनी है? 4 हैं। इनको याद रखिएगा। कितनी विधियाँ हैं? 4 विधियाँ हैं। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखिए कौन कौन सी हैं। सूचित खोज विधियाँ 4 प्रकार की होती हैं। सूचित खोज पद्धति की 4 प्रकार हैं। देखिए इसमें सर्वोत्तम प्रथम खोज, लालची सर्वोत्तम प्रथम खोज, A* खोज और मेमोरी बाउंडेड ह्यूरिस्टिक खोज। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इन 4 प्रकारों को याद रखना है आपको। सर्वोत्तम प्रथम खोज, लालची सर्वोत्तम प्रथम खोज, A* खोज और मेमोरी बाउंडेड ह्यूरिस्टिक खोज। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AI में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। AI में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2 प्रस्ताव प्रतीक होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रस्ताव प्रतीक होते हैं। इसका आंसर सी सही है। 2 प्रस्ताव प्रतीक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सत्य और असत्य। कौन कौन से होते हैं? सत्य और असत्य। बहुत सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण है? देखिए फ्रेंड्स बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण है? देखिए इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण, मजबूत दृष्टिकोण, कमजोर दृष्टिकोण, उल्लिखित सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सभी। ठीक है, इसका आंसर डी सही है, सभी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, मजबूत दृष्टिकोण, कमजोर दृष्टिकोण, ये सभी दृष्टिकोण होते हैं। इसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण निम्नवत हैं, जिसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण, मजबूत दृष्टिकोण, कमजोर दृष्टिकोण। मजबूत AI का उपयोग ऐसी मशीनें बनाने के लिए किया जाता है जो वास्तव में समस्याओं का कारण और समाधान कर सकती हैं। समस्याओं का कारण और समाधान कर सकती हैं। कौन? मजबूत AI। ठीक है, यानी कि मजबूत दृष्टिकोण। आगे देखिए, कमजोर दृष्टिकोण कंप्यूटर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण से संबंधित हैं, जो कि बुद्धिमान होने की तरह कार्य कर सकते हैं, यानी कि बुद्धिमान होने का दिखावा कर सकते हैं। कौन? कमजोर दृष्टिकोण।
लेकिन वास्तव में समस्याओं का कारण और समाधान नहीं कर सकते हैं। कौन? कमजोर दृष्टिकोण। समस्याओं और कारण का समाधान कौन कर सकते हैं? मजबूत दृष्टिकोण, यानी कि मजबूत एआई। इनको साथ साथ याद रखते चलिए। आगे देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण। अब आपको देखना है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवसायिक रूप से व्यवहार स्मार्ट सिस्टम बना। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा व्यवहारिक दृष्टिकोण में आपको याद रखना है, व्यवहारिक दृष्टिकोण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कार्य है? स्मार्ट सिस्टम बनाना। कैसा सिस्टम बनाना? स्मार्ट सिस्टम बनाना। कमजोर दृष्टिकोण में याद रखिएगा कंप्यूटर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, वहीं आपको याद रखना है मजबूत दृष्टिकोण। कौन सा? मजबूत दृष्टिकोण। मजबूत दृष्टिकोण ऐसी मशीनें बनाने के लिए किया जाता है जो वास्तव में समस्याओं का कारण और समाधान कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेहरा पहचान प्रणाली किस दृष्टिकोण पर आधारित है? देखिए, चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? देखिए इसमें कमजोर एआई दृष्टिकोण, एप्लाइड एआई दृष्टिकोण। बिल्कुल सही है, एप्लाइड एआई दृष्टिकोण। आपको याद रखना एप्लाइड एआई दृष्टिकोण। ठीक है, एप्लाइड एआई दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए, अभी आपने देखा था कमजोर एआई दृष्टिकोण कंप्यूटर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण से संबंधित है। संज्ञानात्मक एआई दृष्टिकोण, ये भी आपने अभी देखा था, स्मार्ट सिस्टम बनाना। कैसा सिस्टम बनाना? स्मार्ट सिस्टम बनाना। और मजबूत एआई दृष्टिकोण, समस्याओं का समाधान करना। क्या करना? समस्याओं का समाधान करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या सही है? एप्लाइड दृष्टिकोण, यानी कि इसका आंसर भी सही है। 3 आपको पहले से पता था, इसको भी याद रखिए। चेहरा पहचान प्रणाली एप्लाइड एआई दृष्टिकोण पर आधारित है। एप्लाइड एआई दृष्टिकोण पर आधारित है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार स्मार्ट सिस्टम का उत्पादन करना। ये आपने अभी देखा था। उदाहरण के लिए एक सुरक्षा प्रणाली जो पहुंच प्रदान करने के लिए लोगों के चेहरे को पहचानती है। क्या करती है? लोगों के चेहरे को पहचानती है। लागू दृष्टिकोण को पहले ही काफ़ी सफलता मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में दिए हैं और सिलेबस पे आधारित ही स्पेशल यूपी SSC मेंस कंप्यूटर के लिए ये बुक बनाई गई है। क्योंकि ये सिलेबस आपके में नया डाला गया, तो फ्रेंड्स आपको ना इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करना है और इनसे आने वाले क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए एआई का लाभ क्या है? समस्याओं को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है। बिल्कुल कम करता है। सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। ये भी सही है। सोचने की क्षमता रखता है, जिससे काम आसानी से हो जाता है। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ निम्न है। देखिए इसमें समस्याओं को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, सोचने की क्षमता रखता है, जिससे काम आसान हो जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी मशीन बनती है जो मानवीय भागीदारी के बिना सोच सकती है, जो मानवीय भागीदारी के बिना सोच सकती है और निर्णय ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? आपको बताने एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कौन कर सकता है? देखिए, समझना, सीखना। बिल्कुल सही है, सीखना। सीखना क्या कर सकता है? एआई की प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। एआई के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद देखिएगा, इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए, सीखने का कौशल एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। एक एआई एजेंट पिछली स्थिति को सहेज कर उससे सीखता है। किससे सीखता है? पिछली स्थिति को सहेज कर उससे सीखता है और भविष्य में दोबारा होने पर उसी स्थिति पे बेहतर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए सीखने से एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना गलती होने के चांस है, आप डी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है सीखना। क्या कर सकता है? सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एआई एजेंटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है? देखिए इसमें बताइए, एआई एजेंटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है? देखिए इसमें केवल प्रोग्राम, केवल आर्किटेक्चर, प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है, प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों। एआई एजेंट प्रोग्राम कार्यों के लिए फंक्शन मैपिंग, कैसी मैपिंग? फंक्शन मैपिंग, प्रोग्राम आर्किटेक्चर अवधारणाओं को लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर एक बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट आधारित है? देखिए इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कमजोर दृष्टिकोण। किस पर? कमजोर दृष्टिकोण पर। इसमें देखिए, कमजोर दृष्टिकोण पर एक लाइन फॉलोइंग रोबोट आधारित है। कमजोर दृष्टिकोण एक कंप्यूटर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से संबंधित है, जो बुद्धिमानी से व्यवहार कर सकता है। कैसे? बुद्धिमानी से व्यवहार कर सकता है
लेकिन वास्तव में मुद्दों का कारण व समाधान नहीं कर सकता है। इसका समाधान कौन कर सकता है? मजबूत दृष्टिकोण। कौन कर सकता है? मजबूत दृष्टिकोण। कमजोर दृष्टिकोण के अनुसार ठीक से कॉन्फ़िगर किए गए कंप्यूटर मानव बुद्धि की नकल कर सकते हैं। ठीक से कॉन्फ़िगर किए गए कंप्यूटर मानव बुद्धि की नकल कर सकते हैं। किस दृष्टिकोण से? कमजोर दृष्टिकोण से। ठीक है फ्रेंड्स, से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डैश डैश को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्याधिक विकसित हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए किसको छोड़कर? देखिए फ्रेंड्स, बताइए किसको छोड़कर? वेब माइनिंग इसका कारण नहीं है। वेब माइनिंग इसका कारण नहीं है। वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों में योजनाओं का निर्माण, प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझना, उल्लिखित सभी है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उल्लिखित सभी हैं। इसका आंसर डी सही है, सभी हैं। इसमें देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी क्षेत्रों में काम को आसान बनाने और समय सीमा से पहले काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। हालांकि ये वेब माइनिंग वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों में योजनाओं का निर्माण, प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझना क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकती, इसलिए इन क्षेत्रों में सुधार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है। देखिए इसमें स्वायत्त अंतरिक्ष यान, मानव, रोबोट, सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सभी। ठीक है, इसका आंसर डी सही है, सभी। इसमें देखिए, हवायत अंतरिक्ष यान मनुष्य को कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट माना जा सकता है। सेंसर में आंखें, कान, त्वचा, स्वाद कलिकाएं आदि शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सेंसर में क्या क्या शामिल हैं? आँख, कान, त्वचा, स्वाद कलिकाएं आदि शामिल हैं। जबकि प्रभावकों में हाथ, उंगलियां, पैर और मुंह शामिल हैं। हाथ, उंगलियां, पैर और मुंह शामिल हैं। किसमें? प्रभावकों में। एजेंट रोबोट है। रोबोट पर सेंसर में कैमरा, सोनार, इंफ्रारेड, बम्पर इत्यादि शामिल हो सकते हैं। एग्जीक्यूटर में ग्रीपर, पहिए, लाइट, स्पीकर, अन्य घटक शामिल हो सकते हैं। पहिए, लाइट, स्पीकर, अन्य घटक शामिल हो सकते हैं। किसमें? एग्जीक्यूटर में। अपने इंद्रियों के आधार पर स्वायत्त अंतरिक्ष यान स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्वयं निर्णय लेता है। कौन? अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है? किसका एप्लीकेशन का विस्तार है? देखिए इसमें, गेम खेलना, योजना, शेड्यूलिंग, निदान, उल्लिखित सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, ये सभी है। गेम खेलना, योजना, शेड्यूलिंग, निदान आदि सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है। किसका विस्तार है? एप्लीकेशन का विस्तार है। हाल के दिनों में एआई का उपयोग सभी क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों को अपने कामकाज के लिए बुद्धिमत्ता और स्वचालन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बुद्धिमत्ता और स्वचालन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एआई एजेंट क्या है? एआई एजेंट क्या है? देखिए फ्रेंड, बताइए आर्टिफिशियल एजेंट क्या है? परिवेश से इनपुट लेता है। किससे? परिवेश से इनपुट लेता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और वांछित संचालन करता है। और वांछित संचालन करता है। रोबोट के बाद लाइनों को नियंत्रित करने वाला एक एम्बेडेड प्रोग्राम है। सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को समझता है। किसके माध्यम से? सेंसर के माध्यम से। और एग्जीक्यूटर के माध्यम से उस वातावरण पर कार्य करता है। सेंसर के माध्यम से वातावरण को समझता है, एग्जीक्यूटर के माध्यम से वातावरण पर कार्य करता है। उल्लिखित सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उल्लिखित सभी। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, एआई एजेंट एक ऐसी किसी भी चीज़ के रूप में परिभाषित किया गया है जो पर्यावरण को समझने और उस पर कार्य करने के लिए सेंसर और एग्जीक्यूटर का उपयोग करता है। ये सेंसर के माध्यम से अपने परिवेश से जानकारी प्राप्त करता है, संचालन निष्पादित करता है, एग्जीक्यूटर के माध्यम से आउटपुट देता है, अर्थात परिवेश से इनपुट लेता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और वांछित संचालन करता है। रोबोट के बाद लाइनों को नियंत्रित करने वाला एम्बेडेड प्रोग्राम है। किसके बाद? रोबोट के बाद लाइनों को नियंत्रित करने वाला एम्बेडेड प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? एम्बेडेड प्रोग्राम है। सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को समझता है और एग्जीक्यूटर के माध्यम से वातावरण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण रणनीतिक है? देखिए इसमें, बताइए कौन सा वातावरण रणनीतिक है? फ्रेंड्स याद रखिए, नियतात्मक। कैसा वातावरण? रणनीतिक वातावरण नियतात्मक। इसका आंसर बी सही है, नियतात्मक। इसमें देखिएगा, नियतात्मक वातावरण रणनीतिक वातावरण है। कैसा वातावरण? रणनीतिक वातावरण है। एक नियतात्मक वातावरण में आउटपुट एक विशेष स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि पर्यावरण अन्य एजेंटों की कार्रवाई को छोड़कर नियतवादी है तो इसे नियतवादी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने के लिए चतुराई से अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है? कैसी जानकारी को? अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है। मानव बुद्धि, बुलियन तर्क, कार्यात्मक तर्क, फजी लॉजिक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फजी लॉजिक। इसका आंसर डी सही है, फजी लॉजिक। इसमें देखिए, ILP एक ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जो मनुष्य के लिए पढ़ना आसान हो, जो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो। किसके लिए? मनुष्यों के लिए।
लोकप्रिय सामान जैसे माइक्रोवेव ओवन, कार, डेस्कटॉप, पीसी के लिए प्लग इन सर्किट बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले व्यावसायिक रूप का उपयोग करते हैं। ये रोबोटों को मानवीय अंतर्ज्ञान जैसी निपुणता के साथ स्पष्ट डेटा को संभालने में सक्षम बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो? देखिए फ्रेंड्स बताइए, अभी आपने देखा था ILP, क्या था ILP, इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग। क्या होता है इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग? इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिए ILP इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपक्षेत्र है, क्योंकि ILP प्रयोग के वैज्ञानिक चक्र में भाग ले सकता है ताकि ये एक लालची संरचना का निर्माण कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध प्रमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध प्रमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है? फ्रेंड्स याद रखिए 2 संख्या है। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। इसका आंसर डी सही है। प्रमाणीकरण के 2 प्रकार होते हैं, सार्वभौमिक, अस्तित्ववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमजोर AI क्या है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, कमजोर AI क्या है? कंप्यूटर पर कार्यान्वित मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन। इसका आंसर ए सही है। कंप्यूटर पर कार्यान्वित मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? मानसिक क्षमताओं का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कमजोर AI कंप्यूटर पर लागू मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन है। कैसा अध्ययन? मानसिक क्षमताओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AI के बड़े विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखिए फ्रेंड्स बताइए, AI के बड़े विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं? धारणा, मानव AI इंटरेक्शन, सामाजिक प्रभाव, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए AI के 5 बड़े विचार देखिए, बिग आइडियाज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परसेप्शन, सबसे पहले याद रखना आपको परसेप्शन, प्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, लर्निंग, ह्यूमन AI इंटरेक्शन, सोशल इम्पैक्ट। 5 बड़े विचार में परसेप्शन, प्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, लर्निंग, ह्यूमन AI इंटरेक्शन, सोशल इम्पैक्ट। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बिग डाटा प्रोसेसिंग। इससे देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिग डाटा प्रोसेसिंग से। देखिए इसमें बड़े जटिल डेटा सेटों के संग्रह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या है जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिग डाटा यानी कि बड़ा डाटा। इसका आंसर ए सही है, बड़ा डाटा। इसमें देखिए बिग डेटा बड़े जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है जिन्हें उनके आकार, गति और जटिलता के कारण पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता है। जबकि छोटा डेटा, मध्यम डेटा और मिनी डेटा वे डेटा हैं जिनको पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 4 बी यानी कि वॉल्यूम में से एक नहीं है? बी मतलब वॉल्यूम में से एक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, वेग, वॉल्यूम, विविधता, मूल्य। देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा नहीं है इसमें? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर डी सही है, मूल्य नहीं है। क्या नहीं है? मूल्य नहीं है। इसमें देखिए बिग डेटा के 4 बी वॉल्यूम, इसमें वेग, विविधता और वॉल्यूम, जबकि मूल्य बिग डाटा के 4 बी में से एक नहीं है। कौन नहीं है? मूल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या है? संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके? देखिए इसमें डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा इंटीग्रेशन, इसका आंसर सी सही है, डेटा इंटीग्रेशन, जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके, डेटा इंटीग्रेशन। संरचित और असंरचित डेटा को एक प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया है। कैसे है? एक प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग से तात्पर्य है कि किसी दिए गए डेटा का विश्लेषण करके उसका अच्छी तरह से किसी भी तरीके से प्रयोग किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए इसमें हडूप, बिल्कुल सही है हडूप। इसका आंसर ए सही है, हडूप। ठीक है, इसमें देखिए हडूप एक लोकप्रिय ओपन सोर्स टूल है। कैसा टूल है? ओपन सोर्स टूल है
जिसका उपयोग बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। किसके लिए? बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? हडूप का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छिपे हुए पैटर्न, अज्ञात सहसंबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए इसमें जांच करने की प्रक्रिया क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन है, जांच करने की प्रक्रिया क्या है? फ्रेंड्स याद रखिए, डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग, इसका आंसर ए सही है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग छिपे हुए पैटर्न, अज्ञात सहसंबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया है। डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए डेटा माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? डेटा गुणवत्ता, डेटा एकीकरण, डेटा गोपनीयता, डेटा दोहराव। डेटा दोहराव, इसका आंसर डी सही है, डेटा दोहराव। डेटा दोहराव बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है। हालांकि डेटा दोहराव एक समस्या हो सकती है। क्या हो सकती है? एक समस्या हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसे बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उन डेटा सेटों को सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल हैं? बहुत बड़े या जटिल हैं। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। ये क्वेश्चन आपको ना ऐसे कैसे पेपर में छपे मिलेंगे, इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उन डेटा सेटों से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल हैं। क्या होता है? मशीन लर्निंग, इसका आंसर बी सही है, मशीन लर्निंग। इसमें देखिए मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डेटा सेट से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए किया जाता है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत बड़े या जटिल होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है? जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, डेटा वेयर हाउसिंग, बिल्कुल सही है, डेटा वेयर हाउसिंग, इसका आंसर ए सही है, डेटा वेयर हाउसिंग। इसमें देखिए डेटा वेयर हाउसिंग डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है, जबकि डेटा माइनिंग डेटा से पैटर्न निकालने की एक जटिल प्रक्रिया है। डेटा माइनिंग डेटा से पैटर्न निकालने की जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है? देखिए इसमें C++, जावा, पाइथन, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए सभी, ठीक है, इसका आंसर डी सही है। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए कई प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है, उनमें से कुछ आम हैं जिनको आपको याद रखना है। C++, जावा और पाइथन, C++, जावा और पाइथन, C++, जावा और पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय NoSQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? देखिए फ्रेंड बताइए, जिसका प्रयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग? देखिए इसमें इसका आंसर डी सही, MongoDB, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है। MongoDB एक लोकप्रिय NoSQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाधिक स्रोतों से डेटा को एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एकीकृत दृश्य में डेटा इंटीग्रेशन क्या है? डेटा एकीकरण, ठीक है, इसका आंसर सी सही है, डेटा इंटीग्रेशन। डेटा एकीकरण कई स्रोतों से डेटा को एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? देखिए मैंने बताइए, सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? स्केलेबिलिटी, बिल्कुल सही है, स्केलेबिलिटी। किसका प्रयोग किया जाता है? स्केलेबिलिटी, ठीक है, इसका आंसर ए सही है, स्केलेबिलिटी IT सिस्टम जैसे एप्लीकेशन, स्टोरेज, डेटाबेस और नेटवर्किंग के लिए आकार व वॉल्यूम में बदलाव होने पर भी ठीक से कार्य को जारी रखने की क्षमता की माप है। स्केलेबिलिटी प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता को संदर्भित करता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या है?
डेटा माइनिंग बिल्कुल नहीं, डेटा वेयर हाउसिंग ये भी नहीं, डेटा इंटीग्रेशन यानी डेटा एकीकरण ये भी नहीं, डेटा प्री प्रोसेसिंग ये सही है, डेटा प्री प्रोसेसिंग इसका आंसर डी सही। डेटा माइनिंग डेटा से पैटर्न निकालने की प्रक्रिया है, विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया है, डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग डेटा विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का सामान्य प्रकार नहीं है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, डेटा का सामान्य प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स याद रखिएगा सरल डाटा, कौन सा डाटा? सरल डाटा, ठीक है, इसका आंसर डी सही है, सरल डाटा। बिग डेटा विश्लेषण में सरल डेटा एक सामान्य प्रकार का डेटा नहीं है, जबकि संरचित डेटा एक ऐसा डेटा है जो एक डेटाबेस या अन्य प्रौद्योगिकी द्वारा आसानी से उपयोग किए जाने वाले प्रारूप में व्यवस्थित होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि नहीं है जिसमें डेटा को छोटे उप समूहों में विभाजित किया जाता है? किसमें? जिसमें डेटा को छोटे उप समूह में विभाजित किया जाता है, कई सर्वर या नोड्स में समानांतर में संसाधित किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मैप रिड्यूस, हाइव। देखिए फ्रेंड्स बताइए, मैप रिड्यूस डेटा विश्लेषण करने की एक विधि है, डेटा विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे उप समूह में विभाजित किया जाता है। किसमें? मैप रिड्यूस में। और कई सर्वर या नोड्स में समानांतर में संसाधित किया जाता है, डेटा को छोटे उप समूह में विभाजित किया जाता है। किसमें? मैप रिड्यूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए बनी बताइए, डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या है? बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या है? स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसका आंसर बी सही है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? आपको बताना लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पाइथन। यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर डी मत लगाइएगा, पाइथन, इसका आंसर सी सही है, पाइथन। इसमें देखिए, पाइथन एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसी भाषा है? लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग में किया जाता है, जबकि जावा एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा क्या? एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। किसका? जावा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य डेटा स्टोरेज तकनीक नहीं है? देखिए इसमें, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, कैसेंड्रा, MySQL, यही नहीं है फ्रेंड्स। कौन सी नहीं है? MySQL, इसका आंसर सी सही है, MySQL का उपयोग डेटा भंडारण के लिए किया जा सकता है। इसे आमतौर पर बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य डेटा भंडारण तकनीक नहीं माना जाता है, किसको? MySQL को, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा को उसकी विषमताओं और विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया क्या है? क्लस्टरिंग है। क्या है? क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग डेटा को उसकी विशेषताओं और विषमताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बिग डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान्य डेटा विजुअलाइजेशन टूल नहीं है? देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा टूल नहीं है? इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका आंसर सी सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी आपको देखना है। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए अपाचे स्टॉर्म। क्या है? अपाचे स्टॉर्म, इसका आंसर डी सही है, अपाचे स्टॉर्म। इसमें देखिए, अपाचे स्टॉर्म एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है, जबकि अपाचे स्पार्क बड़े पैमाने पर डेटा सर्च करना है तो अपाचे स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। किसका? अपाचे स्पार्क सोर्स निर्मित एनालिटिकल इंजन है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शेष सभी क्वेश्चन दोस्तों अगले वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो बताइए दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।